मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सदर जरदारी साहब से इतना डरते हो कि सिर्फ एक कोर्ट अपीयरेंस पे आप इस्लामाबाद के सारे पुलिस इधर खड़े कर देते हो। जाली जमहूरियत नहीं चलेगा, ये कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगा। और अपोजिशन पे दबाव डाल के नाब के थ्रू या केसेस के थ्रू दबाव डाल के उनको भी कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये कोशिश नाकाम होगा। हम महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, हम भी माने कि 18th अमेंडमेंट में तरमीम हो, हम भी माने कि NFC अवार्ड में चेंजेस हो, हम भी माने कि इस हाउस से काला कानून पास हो, लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए। आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। आप करें जो आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा है अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब हैं। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे और बात करते हैं एहतसाब और इंसाफ की। तो आज आसिफ अली जरदारी साहब समेत कई अहम शख्सियात एहतसाब अदालतों में पेश हुई हैं, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की पेशी सबसे ज़्यादा नुमाया रही। तोशाखाना रेफरेंस में वो ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। बिलावल भुट्टो, रास्ता भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। और इस पेशी के बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू की, बड़े गुस्से में नजर आए और कहा कि सारे ख़ानदान को गिरफ्तार कर लें, लेकिन 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि मुझे धमकाने के लिए आसिफ जरदारी को बार बार पेशी के लिए बुलाया जाता है। और बिलावल भुट्टो के बयान पर वफाकी वजीर मुराद सईद ने रद्द अमल दिया और कहा है कि ऑपोजिशन लूट मार का जवाब देने की बजाय कारकुनों को ढाल बनाकर इदारों को धमकाती है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ। आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल ये है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे थे, आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो को कौन धमकियां दे रहा है और क्यों धमकियां देगा? असल मसला यही है इन सियासतदानों का कि ये अपनी बात इस्तारों में, इशारों में करके और बाकी चाहते हैं कि मीडिया इनका काम करे। भाई आप अपना काम नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान भी ये नहीं बताते कि मार्च में हुकूमत के खात्मे की, वो चौधरियों का नाम तो लेते हैं लेकिन चौधरियों को किसने कहा, फजलुर रहमान साहब से कौन मिला, ये किसके पास जाके मिलते रहे और इनकी किससे तल्ख कलामी हुई, तो ये सारी कहानियाँ हम ही बताएं, ये ना बताएं। अब बिलावल साहब भी फरमा रहे हैं कि जी मेरे पूरे ख़ानदान को अंदर कर दो। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड उन्होंने 2 इशू बताए हैं कि जिसके नतीजे में वो फील कर रहे हैं कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। तो भाई जब आप स्टेज पे आते हैं, पूरा माइक लगा हुआ है, पूरी दुनिया में आप लाइव जा रहे हो, तो आप बोल दो। आप हमारे लिए मुश्किल डालते हो कि हम कहेंगे नहीं जी ये दाएं कार्नर की बात थी, ये बाएं कार्नर की बात थी। हमें भी कहते हैं कि सिलेक्टिव वाली लाइन में लग जाओ। तो भाई जिसने सिलेक्ट किया उसका नाम खुद लो ना। असल मजा तो तभी आएगा कि फिर आप ना डरो और हमें डराने की कोशिश ना करो कि जी ये काम मीडिया करे कि हमें कौन दबाव में डाल रहा है। जैसे आपने सवाल कर दिया, भाई जिनके ऊपर ये बात बनती है वो भी नहीं बोलते, वो PMLN भी नहीं बोलती, वो पीपल्स पार्टी भी नहीं बोलती, वो जो बोलते हैं उनका बयान नहीं चलता है। तो ये बात इनको पार्लियामेंट में खड़े होके बात करनी चाहिए। जब हुकूमत इनसे फैटफ पे बात कर रही थी मुख्तलिफ इशूज़ पे, बिल्कुल सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट के साथ इन्होंने नहीं की सौदेबाजी कि फैटफ का इशू ऐसा था, लेकिन बुनियादी तौर पे सियासत इसी चीज़ का नाम है कि जहां आप पे प्रेशर आ रहा है और गवर्नमेंट आपकी हेल्प लेने आ रही है तो वहां आप अपनी बात तो कन्वे करें ना कि भाई एक तरफ आप हमसे मदद चाहते हैं कौमी सलामती के इशूज़ पे, दूसरी तरफ आप हमें पूरे ख़ानदान को अंदर करने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो जिनकी आप बात मानते हैं और जिनकी बात सुनते हैं, तो मैं भी बिलावल के लहजे में बात कर लेता हूँ ना
फिर जिनको ये पैगाम देना चाह रहे हैं तो फिर डायरेक्ट दे दिया करें। जब बैठ के मान के आते हैं, उठ के मुलाकातें करते हैं, वो इनके घरों पे आते हैं, ये उनके हाउसेज में जाते हैं और बड़े सेफ हो के उन घरों से वापस आ जाते हैं, तो बात कर दिया करें। पार्लियामेंट हाउस बड़ा सेफ है, वहां पे आके बात कर लें कि जी मुझे ये इस बंदे ने कहा है, बजाय इसके कि पहेलियां हमसे ही बुझवाएं। बिल्कुल खुल के सियासत करनी चाहिए इन लोगों को, ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े कि हाँ हमारा लीडर जो बात कर रहा है उसके पीछे ये उसकी ऑथेंटिसिटी भी मौजूद है। ये नहीं होगा कि यहां बयान देगा और अगले दिन एक जमानत में कर लेगा या कुछ कर लेगा। लेकिन वो जो हम कल टेक्नोलॉजी की कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, एक बिल्कुल सही वैलिड बात थी कि आसिफ अली जरदारी को इसी एहतसाब अदालत के दूसरे जज ने जब सुना वीडियो लिंक पे, तो जरदारी को बुलाने की जरूरत नहीं थी, वीडियो लिंक पे सुना जा सकता था। जैसे अब शहबाज शरीफ की जमानत वाला किस्सा खत्म हो जाएगा, रेफरेंस दायर हो गया, तो उनकी भी बस अब वहां पे पेशी ही हुआ करेंगी। जी फैसल साहब, ये जो आमिर साहब ने जो आज बात की है ना, बहुत जबरदस्त बात की है और इतनी अच्छी बात की है कि लग नहीं रहा कि आमिर साहब ने की है। असल तो पहले भी अच्छी बातें करते हैं। देखिए असल मामला यही है जो आमिर साहब कह रहे हैं। भाई आप खुद तो बात करने को तैयार ही नहीं है। हमसे जो है तवक्का करते हैं, हमसे बोलते हैं कि हमने इनकी जंग लड़े, और हम लोगों की भी एक अलमिया कह लें, बदकिस्मती कह लें कि हम भी जो है इनकी जंग जो है इनसे आगे आके जो है इनके फ्रंट लाइन सिपाही जो है हम मीडिया वाले बने हुए, बिला वजह में बने हुए। कोई ये आम आदमी की जंग लड़ रहे हैं, ना ये मीडिया की जंग लड़ रहे हैं, ये अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, अपने ताकत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी जंग जो है खुद ये चाहते हैं ये कंधे हमारे हो, बंदूक इनकी हो और निशाना इनकी मर्जी का लग जाए। भाई हम क्यों इनकी जंग लड़े? अब ये भी तो बताएं, इन्होंने तो ऐलान किया था कि ये जो सदर जरदारी साहब की जो पेशी होगी, कराची से लेके जो है जुलूस चलेगा और पिंडी तक जाएगा, पूरे पाकिस्तान के जुलूस जो है उसमें मिल जाएंगे। तो वो जुलूस जो है वो किसके कहने पे इन्होंने जो है ये जुलूस ना निकालने का जो है इरादा जो है वो मंसूख किया? तो क्यों नहीं इन्होंने जुलूस निकाला? फिर ये भी तो बताए ना, जो चेयरमैन इलेक्शन का, जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त जो हुआ था वो किसके कहने पर हुआ था? मौलाना साहब के धरने में शरीक नहीं हुए थे, वो किसके कहने पर हुए थे? वो आपने किसी मीडिया वाले ने इनको डिक्टेशन दिया था? डिक्टेशन तो ये खुद लेते हैं। और ये जितनी भी बात कर रहे हैं इनको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक देखें, इससे आगे के मामला इतना समझेंगे कोई बाकी ये जेन्युइन है और हकीकत में किसी को तड़ी लगा रहे, धमकी लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अदाकारी कर रहे हैं। इन सब के मामला जो है ये तय। बिल्कुल आमिर साहब ये बात जो कह रहे हैं 100% दुरुस्त बात कह रहे हैं। ये सुबह और शाम बैठ के जो है जिन लोगों को जाहिरी तौर पर बुरा भला कह रहे हैं या जिन पे तनकीद कर रहे हैं, सुबह और शाम बैठ के उनके साथ जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मुज़ाकरात कर रहे हैं। इनकी जो डीलिंग है वो ये कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते रहेंगे, बाकी आपने हल्का रखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको रियायत दे दो। तो उनकी भी मेहरबानी है, इनको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बोलने की रियायत दी हुई है, इससे ज्यादा इनको बोलने की इजाजत भी नहीं है, तो उसका फायदा उठा रहा है। बाकी इनका ना कोई अवाम से ताल्लुक है, ना कोई इनका ये जो बात कर रहे हैं उस बात का क्या ताल्लुक। आपकी सिंध में गवर्नमेंट है, आप काम करें ना, किसने आपको यहाँ काम करने से रोका है? यहाँ तो कुछ करने को तैयार नहीं। आपका किरदार तो ऐसा आप अपोजिशन कर रहे हैं, पूरा सुबह लेके बैठे, तबाह बर्बाद करके रख दिया। यहाँ कोई आप डिलीवर करने को तैयार नहीं है। बाकी आप इनसे ऐसे कर ले, ऐसे लगता है जुल्म के पहाड़ टूटे हुए। जी जी अयाज साहब, दुआ पहले तो आपको मुबारक हो। किस बात की? ये देखें आज सेम पेज पे नजर आ रहे हैं आपको फैसल साहब, फैसल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। नहीं इन्हीं की अचीवमेंट है। एक और बात भी है, आज दुआ ने और आमिर साहब ने एक ही कलर पहना हुआ, ये बड़ी अहम बात है। नहीं ये तो कोई पहले से बात करके आए हैं, लगता है मुझे आपस में राब्ता किया है। सब सुर्ख झंडे में सब सुर्ख झंडे के तले हैं। बेशक दुआ के और मेरे कपड़े सुर्ख रंग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही। राणा साहब तुसी बस कमाल करता है। आमिर साहब अब एहतियात कीजिएगा, आपको कोई लतीफ चौधरी साहब की नजर ना लग जाए। वैसे एक बात और मैं कहूँ कि आमिर साहब जो है ना, उनकी तरफ पार्टी बन गई। आप देखें ना, आज फैसल ने आपकी तारीफ कर दी, इससे ज्यादा आपने क्या लेना? आज का मेला लूट लिया आपने। ये शो के बाद आप डिस्कस कीजिएगा। इस्लामाबाद प्रोग्राम भी यहाँ से करें और पार्टी भी करते हैं। नहीं, हमें पार्टी व्हाट्सएप कर दे, ये व्हाट्सएप पार्टी सब ये डील कर लेते हैं। इसके बाद अब मैंने आपको मुबारक दे दी, अब मैं एहतजाज, मेरा एहतजाज भी रिकॉर्ड कर लें। ये दोनों बड़ी ज्यादती कर रहे थे, बिलावल बेचारे को मरवाना है यार आप लोगों ने कि जी वो नाम क्यों नहीं बताते। क्यों नाम बताएं भाई? वो बिला वजह ही नाम बता दें। इतने लोग उनको धमकियां दे रहे होंगे, कोई एक बंदा थोड़ी दे रहा होगा। हो सकता है हर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद धमकियां मिल रही हों, जिसकी वजह से वो जुलूस भी गायब हो गया। और उसके बाद फिर 18वीं तरमीम तो बरखल वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे इसको कुछ चेंज करके कुछ और कर दिया जाए और ये सारे मामलात ख़त्म हो जाए। तो फिर इसमें तो बिलावल कैसे बता सकते हैं?
असल मसला वही है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो माइंड सेट है वो ये है कि किसी बड़े आदमी को अगर अदालत तलब करे तो वो उसकी तौहीन हो जाती है, उसके खानदान की भी होती है, और फिर अगर पॉलिटिकल खानदान है और जानशीन है, एक चेयरमैन है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, वालिद साहब ने बहरहाल वो सिंध तक महदूद कर दिया, वो भी शुक्रिया अदा करना चाहिए बिलावल को अपने वालिद साहब का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की पार्टी हुआ करती थी ये, और बड़ी उम्मीदें होती थी लोगों को इस पार्टी से, लेकिन वो तो बड़ा कर दिया। लेकिन जब बुलाया जाता है, तलब किया जाता है अदालत में, तो फिर वो बेटा कहता है कि ऐसी की तैसी, क्योंकि कानून और आइन, और जिस आइन की ये बार बार जिक्र कर रहे होते हैं, जिस कानून का ये जिक्र कर रहे हैं, वो आपके और मेरे लिए है, आप पे और मेरे पे इम्प्लीमेंट उसको होना है। इन पे जब आप इम्प्लीमेंट होगा तो फिर ये इसी तरह होगा कि ऐसी की तैसी हमें धमकियां दी जाती हैं, पूरा खानदान जेल में बंद कर दो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भाई किसने कहा आपसे पूरा खानदान आपका? अगर पूरा खानदान करप्शन में मुलविस होगा, सबूत होंगे, तो फिर बिल्कुल पूरे खानदान को भी डालना चाहिए, इसमें बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए। लेकिन असल मसला वही है कि हमें कैसे तलब कर लिया। आप देखें ना, बिलावल आज भी कहते हैं सदर जरदारी को तलब किया, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि जरदारी साहब आप सदर नहीं है, तो इसलिए साहब असल सवाल से कन्नी कतरा गए हैं। नहीं राना साहब, वो आपने बता दिया ना, कौन धमकियां दे रहा है, चले आप बता दें, बिलावल नहीं बता रहा, आप हिम्मत कर लें। नहीं, मैंने कहा आप कन्नी कतरा गए। नहीं, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं ना कि किसने धमकी दी। वैसे बात यह है कि आपको पता सारा किसने धमकी दी है, इसलिए ये मुझे लगता है लतीफ चौधरी साहब ने धमकी दे दी है, पता आपको है, आप बता नहीं रहे। लतीफ चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूं, आप बता दें। नहीं, मुझे आपने सारा वो कर दिया, जब जिनको पता है वो नहीं बता रहे, तो मुझे जो शायद ब्रिगेडियर साहब दस दिन, ब्रिगेडियर साहब को तो बिल्कुल मेरा ख्याल है पता होगा, क्योंकि वो बड़े मासूमाना अंदाज में चुप करके बैठ के सुनते हैं, और इन्होंने बस सिर्फ फायर ही करना है, पता उस वक्त चल। तो देखें बात बिलावल साहब की जो खतरात की है ना, तो जो अब मैं संजीदा बात करने लगा हूँ कि उनको खतरात बिल्कुल हैं और धमकियाँ भी मिलती होंगी, उनके बारे में बिलावल साहब कह भी चुके हैं। उनका जिस शख्स ने या जिस तरफ से उनको धमकी आई उसके बारे में बिलावल साहब इजहार ख्याल भी कर चुके हैं, तो लिहाजा ये एक माना जा सकता है। बल्कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी एक क्लास है, उनमें ज़्यादा ख़तरा बिलावल साहब को ही है। लेकिन मसला वही आता है कि जनाब आसिफ अली 18वीं तरमीम ख़त्म कराना चाह रहे हैं, वो जो जिस धमकी की बिलावल ने बात की, वो 18वीं तरमीम का तो सर नहीं मामला, नहीं, वो उनका ताल्लुक क्या है 18वीं तरमीम से? वो तो एक किसी भी प्रोग्रेसिव लीडर को उभरता हुआ देख ही नहीं ना सकते, वो डिफरेंट का तो मसला ये है, चीज डिफरेंट है। लेकिन तो 18वीं तरमीम के आपको नहीं पता कितने इशारे आए हैं, किसने बातें की हैं। वजीर आजम साहब ने खुद जब उसका जिक्र कर दिया, मेरी राह में जी 18वीं तरमीम आती है, सुबह सब कुछ करते हैं, फिर भी आप बोले बादशाह के आपको पता नहीं चला अभी तक कहते हैं, फिर बताए ना, फिर आमिर ठीक है, एक दफा बता दिया, 1000 दफा बता दिया। वजीर आजम ने टीवी पे जब बात कर दी, आपने नहीं सुना उस वक्त क्या हुआ है? वो वजीर आजम का डायरेक्ट नाम लेना, तो ले लेंगे, वो नाम कई दफा लेते हैं उसका, उसको नाहल नहीं कहा उन्होंने, पार्लियामेंट के पर नहीं कहा, इसमें बिलावल का क्या कसूर है? मसला ये है कि ये जो झगड़ा अब नया शुरू हुआ है, ये उस वक्त हुआ है जब अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना दलाइल देते हुए कहा कि सिंध के हवाले से वफाक कई ऑप्शंस पे गौर कर रहा है। बिल्कुल। तो जब ये बात सामने आई और एक जिम्मेदार आदमी ने, अटॉर्नी जनरल साहब वो एनडी खान के साहबजादे, हालांकि एनडी खान पीपल्स पार्टी में ही रहे हैं, लेकिन कराची के अंदर जो एक सबसे जो MKM का भी एक ये एजेंडा हमेशा से रहा, और अब उसमें PTI के लोग भी शामिल हो गए कि जी एक अलग इंतज़ामी यूनिट में कराची को बनाया जाए, फिर आगे चल के ये सूबे पे बात जाएगी। तो ये उन्होंने पेशबंदी अपनी की है कि हम इस बात को नहीं तस्लीम करेंगे। लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो आसिफ जरदारी साहब ने जो गुल खिलाया, बल्कि मैं कहता हूँ जो शरारत की पंजाब को तकसीम करने की, उन्होंने वो अपनी तरफ से बड़े वो 30 मार खां और अरस्तू बनते हैं, उन्होंने पंजाब की तकसीम की बात की, ठीक है, वो बड़ी
तो उन्हें पता होना चाहिए था आज उनके सूबे पे आ गई और वो ये आके खत्म होना चाहिए था। बिलावल साहब को आसफ जरदारी की सियासत से अपने आप को अलग करना चाहिए। वो एक मैनूवरिंग की सियासत है, आप एक नजरिए की सियासत करना चाहते हैं, आपका आसफ जरदारी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये भी बड़ा मुश्किल होगा ना, बाप बेटा भी तो है ना जी। बाप बेटा अपनी जगह रहे, घर में मिल लिया करें, जबकि पाल लिया करें। ब्रिगेडियर साहब दुआ देखें, बात यह है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्टी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो। लेकिन जब आपकी लीडरशिप करप्ट नहीं होती है, क्लियर होती है, साफ होती है, क्लीन होती है, स्लेट क्लीन होती है, तो आप नहीं डरते हैं, आप हर एक का नाम ले सकते हैं। जब कहीं ना कहीं वीकनेस है, कहीं ना कहीं केसेस चल रहे हैं, देन यू डोंट वांट टू एनॉय एंड यू वांट टू आल्सो मूव दरमियान में, दरमियाना रास्ता हो। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते रहे कारकुनों के लिए। We should remain alive in politics and also we should not annoy जो आपकी accountability कर रहे हैं। बेसिकली ये वजह जिसकी वजह से हम ये कहते हैं हम वो तंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो हम नाम नहीं बताना चाहते। अदरवाइज या अयाज साहब हैं या आमिर साहब हैं, अगर वो क्लीन नीट क्लीन साफ कहेंगे कि मुझे सोन से तंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आई एम ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई हैव ऑल द राइट्स, और मुझे क्यों तंग किया जा रहा है? नहीं करना चाहिए। तो एक तो यह फिर देखिए केसेस की जो बात है, ये केसेस में जिसके खिलाफ भी हो, he will be called to the right place। कौन सी अदालत में जाना है, चाहे वो PMLN की लीडरशिप हो या PTI की हो या पीपल पार्टी, उनको जाना पड़ेगा, अपने आप को डिफेंड करना चाहिए लॉजिक के साथ, ना कि हम वो जोर कारकुनों के जोर पे बजा के प्रेशराइज करें, वो हमें नहीं करना चाहिए। दैट टाइम इज गॉन। बल्कि अभी तो मैं कहता हूँ जब 120 दिन के अंदर अंदर फैसले होने लग जाएंगे रेफरेंस की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, बाई नाउ उनको 120 नए अकाउंटेबिलिटी जज पोस्ट कर देने चाहिए थे। अगर ये हो जाता तो फिर और स्पीड पे होगा। और देखिए पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी पैसा एनीवन तो उसको कम से कम उसको फेयर ट्रायल जरूर देना चाहिए, कोई इस पर डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद जो भी निकलता है वो पैसा जरूर देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को सजा बनती है, सजा देनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स नो हरासमेंट। अगर हरासमेंट है तो वी शुड हैव अ मॉरल करेज टू से कि मुझे सोन वेदर इट इज आर्मी, वेदर इट इज एस्टैब्लिशमेंट या कोई और पर्सनल जो भी करता है, लेकिन मुल्क के बेहतर मफाद में हमेशा फैसले करने चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। हाफिज ताहिर साहब। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए बात यह है, जरदारी साहब जो है ना वो आदी हैं इन चीज़ों के, और बिलावल भी आदी है। जब वो बहुत छोटा सा बच्चा था वो अपनी माँ की उंगली पकड़ के अपने बाप से जेल में मिलने जाता था। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इन हालात से तो कोई सियासी चीज़ गेन नहीं की जा सकती। आसफ जरदारी साहब से अगर कोई सियासी तौर पे चीज़ की जा सकती है तो वो बातचीत से ही की जा सकती है। बाकी बात ये है कि जो जमात होती है उसके कारकुन भी होते हैं। और अगर मुराद सईद साहब की बात को मैं लूँ तो ये सवाल बड़ा अहम है कि जनाब कायद के साथ, अपने लीडर के साथ कारकुन तो आते हैं। अब मुराद सईद अपने लीडर के लिए नहीं बोलते, किस हद तक जाते हैं। तो अगर जरदारी साहब के या बिलावल के कारकुन जो हैं वो उनके साथ आते हैं तो इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखें, इदारों को कोई नहीं धमका सकता है। पाकिस्तान जो है ये इसके इदारों को कौन धमका सकता है। और मुराद सईद साहब को, अभी वो नौजवान हैं, ये पता होना चाहिए कि रियासत सबसे बड़ी ताकत होती है। रियासत जो है वो किसी से नहीं डरती है। लेकिन बिलावल जो है वो मुस्तकबिल की सियासत का बहरहाल उसने अपनी माँ के हाथों तरबियत पाई है, अपने बाप को भी देखा है। तो वो मैं नहीं समझता। और पीपल्स पार्टी को अगर आप उसकी तारीख देखें तो कहीं नज़र ये नहीं आता कि पीपल्स पार्टी डरने वाली सियासत जो है उससे पीछे हटती हो। पीपल्स पार्टी के खुमेर जो है वो ये है कि वो तो लड़ने वाली सियासत पे यकीन रखती है। लेकिन जब ये भी हकीकत है कि जरदारी साहब ने मसलहत वाली सियासत इख्तियार की तो आपने देखा पंजाब में पीपल्स पार्टी का क्या असर हुआ है। और अगर बिलावल वापस उसी सियासत में जाते हैं जिस तरह उनकी वालदा ने की थी, उनके नाना ने की थी, तो ये पीपल्स पार्टी तो दोबारा जिंदा हो। बिल्कुल जी। बिलावल भुट्टो को कौन और क्यों धमकियां दे रहा है ये आपने जान लिया एक्सपर्ट्स की राय। ब्रेक ले रहे हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा, कराची की तरक्की के लिए कायम इत्तेहाद तनाज़े का शिकार क्यों है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि किसी भी हालत में
कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूं, जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। ये बड़ी बातें चलेगी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। ये दिमाग में सब डाल दिया अपने, और ये मेरा मौक़िफ़ था, है और रहेगा, और इस मौक़िफ़ को एक्सेप्ट किया गया है। ये तो हो सकता है कुछ लोगों को कुछ और ख्याल था, वो समझ रहे थे कि ये बैकडोर के जरिए हम कोई एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाएंगे। ना कोई एग्रीमेंट हुई है, कमिटीज बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। सियासी जमातों की कमेटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, सियासी जमातों की कमेटीज बनती है सियासी कामों के लिए। ये थे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जो कह रहे थे कि सियासी जमातों की कोई कमेटी नहीं बनती। कराची के मसाइल के हल के लिए कल एक बड़ी खबर आई थी कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान इत्तेहाद हो गया और 6 रुकनी कमेटी भी बन गई है। सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने इस कमेटी की तस्दीक भी कर दी थी, लेकिन आज एक ही दिन के बाद इस इत्तेहाद पर तनाज़ा खड़ा हो गया। सिंध गवर्नमेंट ने तमाम खबरों की तरदीद करते हुए बताया कि ना कोई मुआहदा हुआ है, ना कोई कमेटी बनी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, जिन्हें आप सुन भी रहे थे, इन्होंने मीडिया टॉक की, दो टोक अल्फाज में उन्होंने वाज़ेह किया कि सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे, आईनी पावर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी। अगर कोई कमेटी बनी तो वो विफाक और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान बनेगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सवाल ये है, आप समझते हैं कि कराची की तरक्की के लिए कायम इत्तेहाद बना था और लग रहा था अब कराची के मसाइल हल करेंगी ये तमाम सियासी जमातें, लेकिन ये इत्तेहाद बनते ही तनाज़े का शिकार हो गया। ऐसा क्यों है? कराची के मामला तो बड़े संजीदा, तो इस पर ये जमातें संजीदा क्यों नहीं होती? खुद गवर्नमेंट जो है सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में, वो भी संजीदा नहीं नजर आती। देखिए, ये सबसे पहले पीपल्स पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सिंध दे आर होल्डिंग द प्रोविंस, उनको इतने अच्छे तरीके से कोशिश से कराची के मसाइल हल करने चाहिए कि एज ए पोलिटिकल पार्टी, नॉट रियलाइजिंग कि ये PMLN के PTI के MNA का एरिया है या MPA का एरिया है। कराची और पूरा सिंध इज विद पीपल्स पार्टी। अब अगर नहीं किया तो उसके बाद आप एक कल मीटिंग भी परसों हुई है बड़ी हाई लेवल की, उसमें डिसाइड हुआ और उनके तर्जुमान जो है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जी ये 3 हमारे मेंबर्स होंगे पीपल्स पार्टी के, 3 PTI के होंगे और इसको कराची के मसाइल को हल किया जाएगा। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेलकम स्टेप। और इसमें ये होगा कि कोई रस्साकशी नहीं होगी, बाहमी रजामंदी से अंडरस्टैंडिंग, अगर पोलिटिकल पार्टी बैठ के कराची नहीं चल रहा उसको ठीक कर ले। कराची ने बहुत सफ़र किया है इन बारिशों में। अभी तो FW ने आके तो 4 दिन में सफाई कर दी, वरना जो हाल है तो कराची का बहुत बुरा था। आई थिंक इस पे अभी भी सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि, और उन्होंने टीम के कैप्टन भी उन्होंने जो उनको रखा था चीफ मिनिस्टर को, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे तरीके से करें, चलाएं, ना फेडरल इंटरफेयर करेगी ना प्रोविंशियल करेगी और बड़ा अच्छा काम चलेगा। आई थिंक रिवाइज रिवीजन करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ इट इज आफ्टर थॉट, पहले एक दो फैसला कर लें तो फिर उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही जी। हाफिज ताहिर साहब, बात यह है कि सिंध की जो तरक्की, कराची की जो तरक्की है, ये तो कराची के लोगों को फैसला करना है। कराची को तबाह कर दिया है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। अवाम फैसला करे कराची की कि अब तजर्बे बंद, अब हमने उसको वोट देना है, उसको आगे लाना है, उससे ताउन करना है जो कराची की तरक्की की तरफ ले जाएगा, और जो नहीं ले जाएगा उसको तो खुद अवाम को अब फैसला करना चाहिए। ये इत्तेहाद बन गया, ये हो गया, वो हो गया, ये आप पहले भी कई बार कराची की तरक्की के नाम पर क्या कुछ हुआ है, लेकिन हमने अभी देखा जिस तरह कराची डूब रहा था पानी में और जो हाल थे, तो अल्लाह करीम रहम। सही जी। अयाज साहब, ये कराची की आवाम फैसला करे, मतलब ये पहले भी एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं कि अब कराची की आवाम को उठ खड़े होना चाहिए, लेकिन अगर सियासी जमातें इत्तेहाद कायम कर लेती हैं, कुछ सोच लेते हैं, कोई मैकेनिज्म बना लेते हैं, तो इसमें क्या नुकसान है? एक तो कराची के अवाम बेचारों पे ऐसे ही बिला वजह आप वोट डाल देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। ज़ाहिर सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें वो क्या कर लेंगे। एक बात बिल्कुल CM सिंह ठीक कर रहे थे कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज की कमेटीज नहीं बन सकती एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे, अगर अमल दरामद करना है तो गवर्नमेंट्स की बनेंगी, वो भी बात ठीक है अपनी जगह। लेकिन जो मुझे एप्रीहेंशन इसमें नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजी, बड़े मनफी बयानात भी इसके फ़ौरन बाद शुरू हो गए हैं। अब स्टेक सबसे ज़्यादा चूँकि पीपल्स पार्टी है, गवर्नमेंट उनकी है, अब
13वां साल शुरू हो गया उनकी गवर्नमेंट का सिंध में, तो जाहिर है कराची का अगर ये हालात हुए हैं तो ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे उस तरह से डाल नहीं सकते। हाँ, MQM एक स्टेक होल्डर बड़ी रही है, वो और पीपल्स पार्टी दोनों बुनियादी तौर पे जिम्मेदार हैं जो कराची के साथ हुआ। अब वो ये समझ रहे हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई कमेटी बन जाती है और उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है तो क्रेडिट कौन ले जाएगा? क्रेडिट तो फेडरल गवर्नमेंट ले जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि आपने तो किया कुछ नहीं। फेडरल गवर्नमेंट ये कहेगी और उसके नुमाइंदे ये कहेंगे कि जी हमने चूंकि साथ मिलके बैठे हैं, देखें अब हमने कराची को ठीक करना शुरू किया है, तो पॉलिटिकली मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता और फिर जरदारी साहब को अदालत भी पेशी उनकी कराएं और साथ इत्तेहाद भी हो तो मेरे ख्याल ये बड़ा मुश्किल काम। जी फैसल साहब, 13 अगस्त को इस्लामाबाद में एक बहुत आला सतह का इजलास हुआ। इस कमेटी का फैसला जो है उसी इजलास में किया गया, उसमें वज़ीर आला भी मौजूद थे। फिर इसकी हतमी शक्ल जो है वो कल जो है वो जो गवर्नर हाउस में इजलास हुआ उसमें दी गई। उसके बाद जो है फिर जो दीगर पीपल्स पार्टी भी कल शाम तक जो है हफ्ते को गवर्नर हाउस के इजलास में इसकी मंजूरी दी गई और फिर पीपल्स पार्टी भी इन तमाम चीज़ों को कल शाम तक जो है वो ऑन करती रही कि ऐसा हुआ है। लेकिन शाम के बाद जो है पीपल्स पार्टी ने एकदम जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील किया। ये पीपल्स पार्टी कराची कोई मकबूजा कश्मीर का इलाका है जो वफाक मुदाखलत नहीं कर सकता, या वफाक में कोई इसराइल की हुकूमत है कि वो कराची के मामला से जो है लाताल्लुक रहेगी। कराची की सलामती जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सलामती जुड़ी हुई है। यही बुनियादी नुक्ता है, इसको समझने की ज़रूरत है। या 18वीं तरमीम की आड़ में जो छुपते हैं और अददी बरतरी की बुनियाद पर उन्होंने पूरे कराची को अपनी एक रियासत और रजवाड़ा बना के रख दिया और यहाँ जुल्म और बर्बरियत के उन्होंने जो पहाड़ तोड़ दिए, शहर के लोगों को पानी देने को तैयार नहीं है, शहर पे कचरा उठाने को तैयार नहीं है, शहर के लोगों को रोजगार देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो पूरी सलामती है और जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बराह रास्त मुतासर हो रहा है। कराची की तरक्की नहीं हो रही तो कराची नहीं तबाह हो रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। अब ये कराची की सियासत में क्या राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है? मोहम्मद अनवर ने तो ओपनली ये बात की है कि मैं राह से पैसे लेके आता था, तो राह किस चीज के पैसे देती थी? तो अब ये एजेंसियों को जो है वो इस बात की भी तहकीकात करनी चाहिए जो 18वीं तरमीम से जो शहर में तबाही मची है, क्या इसके पीछे तो कोई गैर मुल्की हाथ नहीं था? इसके पीछे तो कोई भारत की जो साजिश नहीं थी? हम कैसे कराची के मामला से जो है वो लाताल्लुक रह के सब कुछ पीपल्स पार्टी पे छोड़ दें? ये जमहूरियत के नाम पे उन्होंने ड्रामा फ्रॉड मचा के रखा हुआ है कि कराची पे बात नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, आप कौन? आपने ताकत की बुनियाद पे एक मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इस शहर में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो सारा का सारा बंद हो गया, लेकिन आप ये कहते हैं कि आप यहाँ बात नहीं कर सकते। भाई क्यों आप बात नहीं कर सकते? इस पे सारे के सारे इदारों को, खास तौर पे फौज को जो है मुदाखलत करनी पड़ेगी। ये सब कौमी सलामती का इशू है, इसको जमहूरियत की तनाजुर में या सियासी जमातों के तनाजुर में नहीं देखा जाएगा। ये पाकिस्तान की सलामती सूरत हाल से पीपल्स पार्टी की जिद की वजह से जो खतरे में पड़ी हुई है। जी आमिर साहब, देखें जज्बाती मियाँ बात तो बहुत अच्छी कर रहे थे लेकिन सियासत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली बात यह है कि मैं कई दफ़ा कह चुका कि जब जुलाई 2013 में सदर जरदारी, नवाज शरीफ और राहिल शरीफ बैठे थे ना, सियासी जमातें सारी थी, तो वो ओपन इजलास था। इस इजलास को भूडने अंदाज में मुनक़िद किया गया, फिर भूडने अंदाज में इसकी खबर चलवाई गई, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की दुम पे पैर आया। आना भी चाहिए। आपको जब शहर खोलना है और उसमें नीयत ठीक है, फौज आप ले आए हैं एनडीएमए की सूरत में, तो फिर आपको मुतनाज़िया किसी को नहीं बनाना चाहिए। इसको खुल के अनाउंस करना चाहिए था कि हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, आए सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, फैसला यही होता। ये ना होता जो जूतियों में दाल अब बट रही है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आपको लाना है 28 अगस्त के बाद। बेहतर होगा कि अभी से तमाम पार्टियां पॉलिटिकल पोजीशन लेने की बजाय, जो आज चीफ मिनिस्टर ने बात कही है, गवर्नेंस की पोजीशन लें, एग्जीक्यूटिव की पोजीशन लें। शहर को अगर आपको चलाना है तो किसी पार्टी की बेइज्जती करके इस मौके पे आप नहीं चला सकते। आपको ठंडा होकर सोचना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम, जमहूरियत मिल के वजीर आजम और वजीर आला सिंध, और फिर जहाँ पे फौज का जो भी कोर कमांडर बैठे, एनडीएमए का चेयरमैन बैठे, सब मिल बैठ के पब्लिक में फैसले करें, इसको छुपाएं नहीं। उसमें छोटी जमातें भी बुलाएं, बड़ी जमातें भी बुलाएं, क्योंकि शहर सबका है, सिर्फ कराची वालों का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। तो इसके साथ जज्बात की बजाय अकल से और शऊर से फैसला करें कि पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई में ना उलझे। ठीक जी, लतीफ चौधरी साहब। दुआ इसमें पहली बात तो मैं ये करूँगा कि मुझे बड़ा एक हैरानी इस बात पे हुई कि हमारे एक्सपर्ट्स में से जो फैसल ने फ़ौज के मसले का हल बताया, तो हमें मेरा ख्याल है कि एक ऐसा काम या ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जी आके जब, क्योंकि जो फ़ौज जब आती है तो फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर हम लोग खुद ही उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं
जब MQM ने कई दफ़ा हुआ कि उन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर दिया गया, हमें ये कर दिया गया, वहाँ जो जिन लोग वो ऑपरेशन में पुलिस अफसर थे वो सारे के सारे बाद में मर्डर हो गए। तो लिहाजा ये एक बड़ी पेचीदा गेम है। पहले ये फैसला कर लें कि कराची है किसका, भैया कराची वाला यानी कराची आइट्स जिसको कहेंगे, कोई कहता है पठान वहाँ पे आबाद है 18 लाख, तो वो कराची आइट्स हैं, पंजाबी वहाँ पे गया हुआ है, उसको भी कराची आइट्स नहीं कुछ लोग मानते, बाकियों को भी नहीं मानते, वो अपने आप को समझते कि कराची के तो असल बशिंदे हम हैं। ऐसे कैसे हो सकता है जिंदगी में या कौमों की तारीख में कि भाई आपकी मनमानी हो, आप जो चाहे वो आपका आर्गूमेंट हो तो वो बाकी सारे मान लें ठीक आपके सामने, और अगर आपको किसी बंदे को गिरफ्तार कर लें तो वो कहेंगे जी ये जुल्म हो गया। मैं और यहाँ साहब कराची की एक पार्टी के दफ्तर में गए हैं, इनके सामने की बात है सही जो उन्होंने हमें बताया, और वहाँ पे जो लड़कों ने जो कुछ किया, जो रिहाई से निकल के आए थे, जो उन्होंने हमारे सामने किया, उन्होंने लोगों के मर्डर किए, बेगुनाह बंदों को मारा। उनको पुलिस ने अगर पकड़ के उनकी चित्रौल करनी नहीं है, उनको नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। बलोचिस्तान में इतने पंजाबियों को कत्ल किया गया, कौन बोला है? बड़े बड़े दानिश्वर, कोई बंदा लापता हो गया उसके बारे में तो बातें हो गई, लेकिन जिन पंजाबियों को मारा गया उनका कौन वारिस है? पहले एक बात और है जी कि कराची का मसला हल नहीं हो सकता, ठीक वहां पे इतनी बड़ी आबादी बन चुकी है, आपको सारे नालों पे कायम बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, आपको जो जहां जहां बचा वो सब तोड़ना पड़ेगा। इट्स नॉट एन इजी जॉब, ठीक है, अगर आप में हिम्मत है किसी में तो वो ये कर ले। आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। आबादी जब ज्यादा है कोई ना कोई तो मैकेनिज्म बनाना ही पड़ेगा ये ताकि तमाम मसाइल हल हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। तीसरा बड़ा सवाल आज हम करेंगे, क्या ICU में पड़ी मईशत को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। IPPs का सक्सेस आपको मिल गया, GIDC के 417 अरब आपको मिलने हैं, ML1 का इकनिक ने मंजूरी, हैदराबाद तक कर EOI आ गया, रावी प्रोजेक्ट का आगाज हो गया, न्यू ब्लू एरिया का हो गया, आपकी रिजर्व बढ़ने लगे, आपके जरिए मुबादला के जो फॉरेन रेमिटेंसीज है वो रिकॉर्ड आपके पास आ गए, बादशाह डैम का इफ्तिताह हो गया, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का परसों प्राइम मिनिस्टर ने आगाज किया, पिशावर BRT भी मुकम्मल हो गया। अब ये मैं सिर्फ आपको एक हफ्ते की खुशखबरियां सुना रहा था। मुराद सईद साहब को आपने सुना। मुल्क की मईशत बज़ाहिर लग रहा है कि बहाल हो रही है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्विटर पर यह खुशखबरी सुनाई है कि जुलाई के महीने में तरसीरात ज़र मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं, जबकि खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बैरूनी सरमायाकारी के लिए हुकूमती कोशिशों का एतराफ़ किया और कहा है कि मुआशी महाज पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, सवाल ये आप समझते हैं क्या ICU में पड़ी मईशत को अब ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है? अल्लाह करे कि मिलती रहे, और तरसात ज़र का बढ़ना ज़ाहिर है एक फ़ायदे की ही बात है, और अल्लाह करे कि ये मुस्तकिल हो, लेकिन पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और फिर उसके साथ आपको सरमायाकारी बढ़ानी होगी, जो कि सिर्फ मुमकिन होगी जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। अदरवाइज़ ये सारी कहानियाँ देख लें, 3 साल पहले हमें 20 बड़ी मईशतों में हम जाने वाले थे, 5.8 उसके साथ फिर हमारे साथ क्या हुआ। लिहाजा हमें बचत करनी चाहिए दावों से भी, और काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। जी फैसल साहब। देखिए बिल्कुल सही है, अगर ये तो सारे अच्छे साइन हैं, लेकिन अच्छी सूरत जब भी होगी कि जब एक आम आदमी महसूस करे अगर ये पाकिस्तान की मईशत अच्छी तरफ जा रही है तो हर आदमी इसको अप्रिशिएट करेगा। हमें और आपको भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला ये जो सूरत है हमारे आपके लिए, इस कौम के लिए अच्छी साबित। बिल्कुल सही जी ब्रिगेडियर साहब। दुआ देखें, बहुत अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। पाकिस्तान ने $5 बिलियन वर्ल्ड बैंक को वापस कर दिया। द ओनली थिंग इज के गवर्नमेंट हैज टू बी रूथलेस, जो भी मुल्क में इंस्टेबिलिटी को खराब करे। ठीक, इस वक्त स्टेबिलिटी होगा, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर होगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और आपको और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। दिस इज अ थंब रूल, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसका ख्याल करेगी। बिल्कुल सही जी आया साहब। नहीं, बात ठीक है, इस वक्त इतने बड़े रेमिटेंसेस आना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो बेसिक्स को ठीक करना पड़ेगा। एक चीज़ अच्छी है कि गवर्नमेंट अब मसनूई तौर पे डॉलर वगैरह को कंट्रोल नहीं कर रही। मेरा ख्याल ये इन फ्यूचर ये बेहतर होगी चीज़। जी लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल है कि चाहे ना भी बेहतर हो, यही अच्छी बात है कि कम अज़ कम मईशत के हवाले से पॉजिटिव बात ज़रूर करनी चाहिए।
और फिर आ गया मुराद सईद साहब, वो वैसे ही मुझे बड़े पसंद हैं। उनकी जो बातें वो करते हैं, फूल चढ़ते हैं, मैं फौरन यकीन कर लेता हूँ। जी हाफिज साहब। पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर होगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो आलमी तौर पर भी जो यहाँ बहुत एक मुहिम चलाई गई है, प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, उससे भी हम बाहर निकल रहे हैं। और पाकिस्तान, हमें बतौर पाकिस्तानी, हमें इससे मैं कहता हूँ थोड़ा सा इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब से ऊपर उठ के हमें देखना चाहिए। और वो ये है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत सारे जो हैं वो असबाब बन रहे हैं और बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला। ठीक हुआ जी, पाकिस्तान की मईशत को ऑक्सीजन मिलना शुरू या नहीं रहा है, आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।